नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शाम के 4 बजने वाले हैं और आपके फेवरेट शो 4 के फायर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे कैसे झांसी में असद और गुलाम एसटीएफ के शिकंजे में फंसा और कैसे एनकाउंटर उसका हो गया। ग्राउंड जीरो से पूरी खबर डिटेल में आपको बताएंगे। नमस्कार, 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आपको खबरों में आज दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी से देश को क्या कुछ सौगातें दी, पटियाला में पुलिस पहरे का साया है और आखिर ऐसा क्यों, आगे वीडियो सबूतों में हर एक खबर। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई की आज की बड़ी खबर क्या होगी, वीडियो सबूतों में तमाम अपडेट्स हर शहर के होंगे आपके साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। सन की तानाशाह किम जोंग ने ऐसा क्या नया कर दिया है कि दुनिया के कई देशों की नींद उड़ गई है। स्पेन में जंगल की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। सेना और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार मशक्कत कर रही है। उत्तर भारत में गर्मी का सितम शुरू हो गया, लेकिन पहाड़ों पर अब भी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ की बर्फबारी का दिलों को सुकून पहुंचाने वाली जो तस्वीरें आई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और चलिए रुक करेंगे कुछ अहम खबरों का, जिसमें 48 दिन की फरारी और 4000 किलोमीटर की लुका छुपी के बाद भी असद कानून के फंदे से बच नहीं पाया। बिल्कुल, यूपी एसटीएफ ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचा ही दिया। कैसे झांसी में असद और गुलाम एसटीएफ के शिकंजे में फंसे और कैसे एनकाउंटर हुआ। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा और मनीष यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कानपुर झांसी हाईवे, जिसमें एक तरफ है चिरगांव और दूसरी तरफ पड़ता है 20 किलोमीटर बाद झांसी, और उसके बीच में है ये परीक्षा बांध, जहां पर एसटीएफ की एक टीम इंतजार कर रही थी, जिसकी अगुवाई कर रहे थे डिप्टी एसपी विमल कुमार। उनके साथ 5 जवान और थे, जिनमें शामिल था एक कमांडो। ये टीम इंतजार कर रही थी असद अहमद और उसके गुर्गे गुलाम का, और दूसरी टीम जो चिरगांव से आ रही थी और असद का पीछा कर रही थी। चिरगांव से पीछा करती हुई एसटीएफ की एक टीम जो है वो ठीक इसी तरीके से जिस तरफ से हम इस वक्त आ रहे हैं यहां तक पहुंचती है, और यही वो मोड़ है, परीक्षा बांध का मोड़, जहां पर आकर आमने सामने दोनों टीम हो जाती है। और असद गुलाम जो कि बाइक पर भाग रहे होते हैं वो यहां से अपना रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं और वो यहां से कच्चे रास्ते पर निकल जाते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये कच्चा रास्ता है, ये हाईवे से वो नीचे उतरते हैं कच्चे रास्ते के सहारे इस जंगल की तरफ, जहां दोनों तरफ आप देखेंगे कि कटीले पेड़ हैं। वो भागने की कोशिश करते हैं। आगे असद होता है जो बाइक चला रहा होता है और पीछे गुलाम होता है, और उसका पीछा करते हुए दोनों ही टीमें, अब एसटीएफ की जो दोनों टीमें थी वो उनका पीछा करती है और आगे की तरफ बढ़ती है, उन्हें चेस करने की कोशिश करती है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। आगे जाते हैं और पीछे से एसटीएफ की जो दूसरी टीम होती है वो आ रही होती है। दोनों ही टीमें पीछा करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। ठीक है मनीष, अब सीधे चलते हैं क्योंकि हम पास में आ गए, उस स्पॉट पर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। आप आइए हमारे साथ। एसटीएफ की टीम पीछा करते हुए यहां तक पहुंच जाती है। एसटीएफ की जो टीमें होती है वो यहां पर रुकती है, और अब यहां देखिए हम आपको वहां लेकर चलते हैं जहां पर दोनों ढेर हुए थे, असद और गुलाम जहां पर ढेर हुए थे। यहीं से उनकी बाइक नीचे जाती है फिसलती हुई और बाइक गिरती है, और उसके साथ ही साथ दोनों जो सवार इस पर बदमाश होते हैं यानी कि असद और गुलाम, वो भी यहीं पर फिसलकर गिर जाते हैं। लेकिन मनीष, इतने से वो मानते नहीं है। दरअसल जब उन्हें लगता है कि अब वो गिर चुके हैं तो अपनी जेब से वो महंगी पिस्टल निकालते हैं जो विदेशी पिस्टल है, और उसके बाद ये आड़ लेते हैं। इस मिट्टी की आड़ से वो फायर करते हैं, यहां से वो निशाना लगाते हैं। देखिए यहां आप दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एसटीएफ की टीम सामने खड़ी थी, 12 एसटीएफ के जवान सामने खड़े थे, 2 बड़े अधिकारी, 2 इंस्पेक्टर रिंग के जो अधिकारी थे वो खड़े थे, और इसके अलावा जो टीम के हिस्सा थे बाकी जवान वो खड़े थे। यहां से दोनों ही फायर करने लगते हैं। 41 राउंड फायरिंग होती है मनीष, और उसके बाद ये पता चलता है कि दोनों ढेर हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल विद्या, वहां से फायरिंग हो रही थी और यहां पर एसटीएफ के जवान खड़े थे। जैसे ये खड़े हैं डीएसपी विमल कुमार और नवेंदु यहां खड़े थे, जो जानकारी उन्होंने दी। नवेंदु यहां खड़े थे और यहां से लगातार फायरिंग कर रहे थे, हालांकि खुद को बचा भी रहे थे। जान का जोखिम था। पहले 2 फायर नवेंदु ने किए जो डिप्टी एसपी, उसके बाद विमल जो दूसरे डिप्टी एसपी उन्होंने फायर किया। उसके बाद कुल मिलाकर 9 फायर हुए जो उनकी टीम ने किए, और जब गोलियां चलना शांत हुई तब एसटीएफ के जवान यहां पर नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि असद और गुलाम कराह रहे थे। बिल्कुल,
बाइक इस तरीके से पड़ी हुई थी, यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बाइक पड़ी हुई है और यहां पर सफेद पठानी कुर्ते में पड़ा हुआ था अतीक के तीसरे नंबर का बेटा, जिसका नाम असद है, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने उमेश पाल की हत्या की है, गोली चलाई थी, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने बमबाजी की थी, उसको यहां पर ढेर कर दिया गया है। अभी अगर हम आपको दिखाएं तो यहां पर देखिए एक रेड स्पॉट आपको दिखेगा, ये खून का धब्बा है और यही क्योंकि वो गिरा था और उसके सीने में गोली लगी थी। ये देखिए पत्थर पर भी आप खून के निशान देख सकते हैं और ठीक इसके बगल में गिरा था उसका गुर्गा, उसका सहयोगी। मनीष, गुलाम और असद दोनों गिरे हुए थे, लेकिन उनके साथ असला भी मौजूद थे। बुलडॉग, ब्रिटेन की बनी हुई बुलडॉग पिस्टल जो असद के पास से बरामद हुई है और दूसरी वॉल्थर पिस्टल जिसे गुलाम लिए हुए था। इसके अलावा एक देसी पिस्टल भी बरामद हुई है। तो पूरी तैयारी के साथ असला लेकर असद सैर सपाटे पर निकला था। ये असला आए कहां से थे विद्या, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अतीक ने जो बयान दिया है विवेचक को, उसमें कहा है कि वो हथियार पाकिस्तान से सप्लाई करता है। ड्रोन के जरिए हथियार आते हैं पाकिस्तान से, पंजाब पहले हथियार पहुंचते हैं जहां से उसे हासिल होते हैं। तो अपने आप में बड़ा एक खुलासा अतीक अहमद ने किया है विद्या। बिल्कुल, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जा रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी विवेचना चल रही है, जांच चल रही है और जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिलती है तो अतीक को वहां पर ले जाया जा सकता है, इसकी भी जानकारी है मनीष। और देखिए अतीक इस वक्त जो गम में है, शोक में है, क्योंकि एक बेटे की उसकी मौत हो चुकी है, एनकाउंटर में वो मारा जा चुका है, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। उसने न जाने कितने लोगों के सिंदूर मांग उजाड़े होंगे, उसने न जाने कितने माओं के बेटे औलाद छीन लिए होंगे और कितने लोगों की हत्या की होगी, कितने आंखों में आंसू दिए होंगे उसने। अब उसकी आंखों में आंसू है, अब उसके दिल में दर्द है, वो करा रहा है, वो परेशान है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता सिवाय वो एप्लीकेशन देने के, गुहार लगाने की अदालत को कि मुझे अपने बेटे के अंतिम क्रियाकर्म में यानी कि जनाजे में जाने की इजाजत दी जाए। देखिए बिल्कुल अतीक अहमद परेशान है, लेकिन यहां पर एक बार फिर उन जाबाजों का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। 2 डिप्टी एसपी नुवेंद और विमल कुमार, इसके अलावा 2 इंस्पेक्टर जो 12 सदस्यीय टीम थी उसका हिस्सा थे, 5 हेड कांस्टेबल को भी इस टीम का मेंबर बनाया गया था और साथ में रखे गए थे 2 कमांडो जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिन्होंने बहादुरी का काम किया, जिसकी तारीफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की विद्या। बिल्कुल, और दूसरी तरफ सवाल भले ही विपक्ष की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो ये लोकेशन है दरअसल इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको दिखाना भी चाहते हैं और बताना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पीछे आप देखेंगे तो ये कांटों के पेड़ हैं यहाँ पर, यानी कि जंगल है, झाड़ है। इसके अंदर जाने का मतलब है कि मौत को खुलेआम आप चुनौती दे रहे हैं और मौत के मुंह में आप जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह पर आकर अतीक का बेटा और उसका गुर्गा यानी कि असद और गुलाम फंस गए थे, जहां से वो बच नहीं सकते थे, भाग नहीं सकते थे और इसीलिए ये अंतिम पड़ाव बन जाता है। सीधे यहां पर वो चित हो जाता है गोली खाकर और उसके बगल में उसका सहयोगी और शूटर गुलाम पड़ा रहता है। यहां से फिर जो ये टीम होती है वो लखनऊ में अपने चीफ किसको फोन करती है, जरा उसकी जानकारी भी दीजिए, वो भी बताइए दर्शकों। देखिए बिल्कुल, आईपीएस अमिताभ यस वो नाम है जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी है। विकास दुबे एनकाउंटर सबको याद होगा, वो भी उनकी अगुवाई में ही पूरा घटनाक्रम घटा था और आईपीएस अमिताभ यस को जानकारी दी जाती है और साथ ही साथ एम्बुलेंस को भी फोन किया जाता है क्योंकि वो करा रहे थे, मतलब जीवित थे। एम्बुलेंस आती है, उन्हें डालकर झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। आईपीएस अमिताभ यस इतने समय में मुख्यमंत्री और शासन के स्तर के अफसरों को जानकारी देते हैं कि बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, असद की लोकेशन ट्रेस हुई थी और मुठभेड़ में वो मारा गया। और गजब का संयोग था। देखिए मैं तो उस वक्त सीजेएम कोर्ट में मौजूद था जहां पर अतीक और उसका भाई मौजूद थे। दोनों को पेशी के लिए लाया गया था क्योंकि रिमांड चाहती थी पुलिस और उनको रिमांड पुलिस को तो मिली है, लेकिन इस दौरान जब हम वहां पर मौजूद थे लगभग 1 बजे का वक्त रहा होगा या 1:15 बजे का वक्त रहा होगा, वहां जानकारी हमें मिलती है कि अतीक का बेटा मारा गया है। अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद जो फरार चल रहा था, जिसे एसटीएफ की टीम ढूंढ रही थी, उसे ढेर कर दिया गया है। पूरे के पूरे उस परिसर में, वहां कचहरी में जो वकील होते हैं वो वहां पर नारेबाजी करने लगते हैं, एक तरीके से वो खुशी जाहिर कर रहे होते हैं। क्योंकि ये वही वकील थे, ये वही प्रयागराज के लोग थे जो अतीक के सताए हुए थे, जो अतीक के बेटों के सताए हुए थे, लेकिन अंदर कोर्ट के अंदर बैठा हुआ, सीजेएम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ अतीक और उसका भाई अशरफ रो रहे थे, फपक रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि अब क्या होगा। और वहां से बाहर निकलते हुए अतीक का जो चेहरा मैंने देखा वो बता रहा था कि जब किसी बाप का बेटा जाता है तो उसको ये अंदाजा होता है कि
आपने क्या खोया है, आपका क्या चला गया है। लेकिन एक कहावत भी है कि जाके पाँव न फटे बिमाई, सो का जाने पीड़ पर आई। यानी कि जिसके पैर में दर्द नहीं होता, जिसके पैर में बीमारी नहीं फटता है, वो दूसरों का दर्द कैसे समझ सकता है। अब अतीक के परिवार को यह दर्द समझ में आया है कि जब आप किसी की औलाद को मार देते हैं, किसी के बेटे को मार देते हैं, किसी के पति को मार देते हैं, किसी की बेटी को मार देते हैं, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, दादागिरी करते हैं, किसी को रुलाते हैं, किसी की रातों का नींद चुरा लेते हैं, वो क्या होता है। और कहानी अभी जारी है, खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा डॉन है प्रयाग का, यानी कि अतीक, वो अभी जेल में है। हालांकि वो सजायाफ्ता है, उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन अतीक के गुर्गे अभी भी गलियों में घूम रहे हैं। हालांकि बाबा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, जरा मनीष आप यही बताइए। देखिए, बिल्कुल उनकी मनसा साफ है कि असद अहमद तक कार्रवाई सीमित नहीं रहनी है। अतीक अहमद का जितने गुनाह उसने किए हैं, जुर्म की दुनिया में जितने झंडे वो गाड़ता रहा है, सबका हिसाब किताब किया जाएगा। और वो एक एक चीज करके सामने आने भी लगी है। अतीक अहमद से धूमनगंज थाने में पूछताछ हुई है, उसमें सारे जो राज उसके सीने में दफन है वो उसने उगले हैं, वो उसने बताए हैं। और अब कार्रवाई दूर नहीं है, अब अतीक अहमद के पूरे नेटवर्क को उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल मनीष, और झांसी में ठीक वो जगह यानी कि परीक्षा डैम के बगल में और बड़ा गांव जो कि इसकी दूसरी तरफ है, उसके बीच में ये जगह स्पॉट जहां पर एनकाउंटर किया गया, यहां से हम आपको पूरी जानकारी दे रहे थे। हमारे सहयोगी, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ और मेरे सहयोगी मनीष यादव के साथ मैं विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ नवभारत। वहीं असद के एनकाउंटर पर ओवैसी ने फिर सवाल उठाए। एनकाउंटर इंसाफ नहीं होता, ये कहना है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। कहा कि एनकाउंटर से संविधान कमजोर होता है। क्या शूटआउट में असद शामिल था, ये सवाल वो उठा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया था, सारी चीजें वहां पर थी। एनकाउंटर पर ओवैसी ने एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं। उनका ये कहना है कि कानून को सीधे तौर पर सिर्फ कमजोर किया जा रहा है। ये जो एनकाउंटर का साइट है जहां पर ये कच्चा रास्ता है और वहां पर आपके फैक्ट्री है, पावर फैक्ट्री है, पतीची पावर डैम है, ऐश डैम है, उस रास्ते पे गाड़ी जो है 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड से रफ्तार से नहीं चलती और वहां पर उसको गोली मार दिए। मगर मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर जो सो कॉल्ड एनकाउंटर है वो नहीं होना चाहिए। यकीनन उमेश पाल हो, राजू पाल हो, हमारे को उनसे हमदर्दी है क्योंकि उनकी हत्या की गई उन लोगों की। हम कैसे उस हत्या करने वालों का साथ देंगे? मगर एक प्रोसेस है, कानून है, संविधान है, आप उसके तहत सजा दिलाइए ना उनको। कौन रोक रहा है आपको? सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को, और अब आपको 9 तस्वीरें जो हैं वो इस हत्याकांड से जुड़ी हुई दिखाते हैं। अतीक अहमद के आदेश पर ही बरेली जेल में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी और इसी साल 11 फरवरी को बरेली जेल में असद की अशरफ से करीब 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक मुलाकात हुई थी और यहीं उमेश पाल की हत्या का पूरा प्लान बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को असद और उसके 8 साथियों ने बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात की थी। सुबह 11 बजे असद अशरफ का साला सद्दाम, लल्ला गद्दी, शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मिलने पहुंचे थे और मुलाकात के लिए असद की आईडी का भी इस्तेमाल किया गया। सभी 9 मुलाकाती दोपहर करीब 1:10 पर जेल के बाहर चले गए। इस मुलाकात के 13 दिन बाद 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या कर दी गई। हत्याकांड के बाद जब जांच आगे बढ़ी और जेल के सीसीटीवी को खंगाला गया, तब इस साजिश से पर्दा हटा। अब बड़ी खबर यही है कि अतीक के भरोसेमंद गुड्डू मुस्लिम के करीब एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। यानी साफ है कि इस प्रयागराज शूटआउट केस में 4 आरोपी ढेर हो चुके हैं। बाकियों पर कार्रवाई तेजी से चल रही है। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें असद के एनकाउंटर पर सपा ने फिर से सवाल उठाए हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने सवाल उठाते हुए यूपी में फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, ये कहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है।
वहीं पंजाब में भगोड़े अमृतपाल की तलाश एक बार फिर तेज हो गई और इसके लिए पुलिस ने पटियाला में न सिर्फ पोस्टर्स चिपकाए हैं बल्कि गुरुद्वारे के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इतना ही नहीं, करीब 1 महीने से फरार चल रहे अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब और राजस्थान में अलर्ट भी जारी किया गया है। भगोड़े अमृतपाल पर आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, गलियों से लेकर सड़कों पर पुलिस बल तैनात है, हाथ में हथियार लिए मुस्तैद जवान हैं। हर तरफ पुलिस का पहरा है, जवान मुस्तैद हैं। ये तस्वीरें पटियाला की हैं, जहां पुलिस ने भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए जनता से सहयोग मांगा है। पटियाला के कोने कोने में लगे इस पोस्टर को देखिए। पुलिस ने भगोड़े अमृतपाल की सूचना देने पर इनाम की घोषणा की है, साथ ही उसका नाम पता गोपनीय रखने की भी बात कही है। खुद को सिखों का मसीहा बताने वाला अमृतपाल पुलिस एक्शन से डरा हुआ है, कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए, इसीलिए वो भागा भागा फिर रहा है। जबकि अमृतपाल की तलाश में पुलिस 28 दिनों से पंजाब से लेकर दूसरे राज्यों में छापेमारी कर रही है, लेकिन अमृतपाल लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि बैसाखी के मौके पर भगोड़ा आज किसी गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है, जिसे देखते हुए पंजाब और राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। और अब खबर स्पेन से है, जहां जंगलों की आग बेकाबू हो चुकी है और देश का बड़ा इलाका वहां जल रहा है। राहत और बचाव का काम नाकाफी साबित हो रहा है। आलम यह है कि रिहायशी इलाकों को भी खाली कराना पड़ा है। आखिर स्पेन कैसे जलने लगा है, जंगल कैसे धधकने लगे हैं और पिछले कई दिनों से लगी आग पर काबू पाने क्यों इतना मुश्किल हो रहा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां भी नजर जाती है सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। जंगल में लगी इस भीषण आग के बाद आसमान भी धुएं के काले बादलों से ढक गया है। हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं और लगातार आग पर पानी डाल रहे हैं ताकि आग आगे ना बढ़ पाए, लेकिन आग की विभीषिका के आगे ये मेहनत कमतर नजर आ रही है। पूरे इलाके को तबाह करती ये धधकती आग लगी है स्पेन के जंगलों में, जहां से ये अब रिहायशी इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रही है। देखिए ये आग रिहायश के कितने करीब पहुंच चुकी है। आग कितने बड़े पैमाने पर फैली हुई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्पेन के 9 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलियस का 90% जंगल आग में तबाह हो चुका है। जंगल में लगी ये आग स्पेन के इतिहास में अब तक की सबसे भयानक आग बताई जा रही है। अगर इस आग पर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो बड़ा इलाका तो तबाह होगा ही। आने वाले दिनों में स्पेन को सूखे की मार भी झेलनी पड़ेगी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर से वही हरकत दोहराई है जो साबित करती है कि उसे संकी क्यों कहा जाता है। किम जोंग की इस हरकत से जहां जापान के लोगों की जान सांसत में पड़ी हुई है, तो वहीं दक्षिण कोरिया की सेना भी अलर्ट मोड पर आ गई है। आखिर ऐसा क्या किया तानाशाह किम, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर अपनी छोटी बेटी के साथ नजर आया। मौका था मिसाइल टेस्ट का। देखिए कैसे मिसाइल टेस्ट से पहले किम जोंग अधिकारियों को निर्देश दे रहा है। उत्तर कोरिया ने सॉलिड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ह्योसोंग 18 का परीक्षण किया। ऐसा पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने सॉलिड फ्यूल ICBM का टेस्ट किया हो। इस मिसाइल को जमीन या पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। इसे स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान होता है। इसी के साथ ही इसकी लॉन्चिंग और भी ज्यादा सटीक होती है। वहीं दुश्मनों के लिए ICBM मिसाइलों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना काफी मुश्किल माना जाता है। वहीं दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अनुसार उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास से दागी गई ये मिसाइल 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर कोरिया और जापान के बीच समुद्र में गिरी। मिसाइल को लंबी दूरी का हथियार बताया गया है। उत्तर कोरिया के हवाले से कहा गया कि मिसाइल टेस्ट का मकसद परमाणु क्षमता को मजबूत करना है और इससे पड़ोसी देशों को कोई भी खतरा नहीं है। और फोर्स का फायर में खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के साथ जुड़ रहे हैं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। इस घटना के बाद कहने वाले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैं दिनेश गौतम बोल रहा हूं और ये जानना चाहता हूं मैं कि इसमें एक बात को विपक्ष की तरफ से रेखांकित किया जा रहा है कि चुनिंदा तरीके से कार्रवाई हो रही है और चुनावों को सामने देखते हुए एनकाउंटर किए जा रहे हैं। देखिए, ये सारे आरोप जो विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से निराधार हैं। इन आरोपों में कोई दम नहीं है। जब से स्वतंत्र भारत के इतिहास में
एक नहीं अनेक ऐसी मुठभेड़ हुई है, अनेक पुलिस के लोगों को भी अपना बलिदान देना पड़ा है और ऐसे अपराधियों से मुकाबला करना पड़ा है। और ऐसे तमाम अपराधी, हमारी भी सरकार इस समय अगर हम कहें तो 6 साल से अधिक की अवधि बीती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में, लेकिन इस दौरान भी इस प्रकार का आरोप लगाने वालों को जब तथ्य ध्यान में नहीं रखेंगे तो इस प्रकार के आरोप लगाएंगे। और यह शुद्ध रूप से तुष्टीकरण की राजनीति है और फोर्स का मनोबल गिराने की कोशिश है, लेकिन अपराधियों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश जो सुशासन और विकास के रास्ते पर चल रहा है उससे ध्यान बंटवाने की कोशिश है। यह पूरी तरह से इस प्रकार के आरोप मतलब एकदम जैसे कि कोई गैर जिम्मेदाराना आरोप लगा रहा हो, मैं वैसा ही मानता हूं। जी, ये भी कहा जा रहा है कि स्वजातीय लोगों में उनको अपराधी नजर नहीं आ रहे हैं और ये देखकर कि किस मजहब से ताल्लुक है कार्रवाइयां की जा रही हैं। नहीं, ऐसा ये जो आरोप है, इस आरोप में आप भी इतने वरिष्ठ पत्रकार, इतने बड़े चैनल को आप चलाने का काम कर रहे हो, ऐसे आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। इस प्रकार के आरोप लगाने वाले यह समझते हैं कि जो इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे और पुलिस उनको पकड़ने के लिए जाए और पुलिस के ऊपर गोली चलावे तो पुलिस उसका जवाब ना दे। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये घटना हुई है और इतने खूंखार अपराधियों को जो 40 वर्ष से लगभग समय बीत रहा है जिनका अपराध जगत में, वह कितने गवाहों को मार देने का काम किए हैं, मरवा देने का काम किए हैं। आज उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है जिसमें कोर्ट के सामने भी कटघरे में वो अपराधी खड़े हैं। वह कोई भी हो, वो कोई अतीक अहमद और अशरफ और अंसारी ही नहीं है, अनेक ऐसे अपराधी हैं जो आज लगातार सरकार के प्रयास के कारण, पैरवी के कारण सजा भुगत रहे हैं और आगे जो भी अपराध करेगा उनको सजा भुगतना पड़ेगा। जी, जन सामान्य के बीच में ज्यादातर यही बात हो रही है और वो इंसाफ का एहसास कर रहे हैं। यहां तक कि उमेश पाल के परिवार वाले या जो शहीद हो गए गनर्स, उनके परिवार वाले सब ये कह रहे हैं कि इंसाफ हुआ है और आगे भी मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीदें हैं। जन सामान्य में तो ये एहसास है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि क्या मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन उमेश पाल या जो 2 गनर, वह पिछड़े वर्ग से आने वाले, वह सामान्य वर्ग से आने वाले, अगर उनका बलिदान हो गया है तो जरा उसकी भी चर्चा कर लेते, उनके बच्चों के दर्द को भी देख लेते, उनकी मां, उनकी पत्नी का बिलखता हुआ चेहरा ध्यान में कर लेते। लेकिन इनका ध्यान सदैव अपराधियों की तरफ रहता है, माफियाओं की तरफ रहता है, दंगाइयों की तरफ रहता है। इनकी मानसिकता ही एक अलग प्रकार की बन चुकी है। इसकी दवा जो सही प्रकार से इनका इलाज है वह जनता की अदालत में जब चुनाव होंगे तो उसमें जनता करेगी, क्योंकि कोई भी प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े जैसे कोई फिल्मी शूटिंग की तरह किसी अधिवक्ता की हत्या कर दी जाए, किसी राजू पाल जैसे एक विधायक के मुख्य गवाह की हत्या कर दी जाए, उनके सुरक्षा में लगे हुए 2 गनर की हत्या कर दी जाए, यह कोई देश में स्वीकार नहीं कर सकता, प्रदेश में स्वीकार नहीं कर सकता। और पुलिस जब पकड़ने के लिए जाए, जब वो इतने खूंखार अपराधी 2 पुलिस के जवानों को जो सुरक्षा में लगे थे, उमेश पाल जो स्वयं अपने दरवाजे पर पहुंच गए थे और किस प्रकार से वो अपनी जान बचाने के लिए जूझे हैं, आप सब लोगों ने अलग अलग विजुअल के माध्यम से दिखाया है, वो छिपा नहीं है। लेकिन यह तुष्टीकरण करने वाले बाकी गरीबों का दर्द, पिछड़ों का दर्द, दलितों का दर्द ये नहीं समझ सकते। संजय राउत कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी की ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे जिनको बहुत सेलिब्रेट किया गया किसी जमाने में महाराष्ट्र में, और उनमें से कई सीखचों के पीछे गए क्योंकि ये पाया गया कि वो फर्जी एनकाउंटर थे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आज जिनको सेलिब्रेट किया जा रहा है कल हकीकत सामने आएगी तो कुछ और आएगी। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, प्रदेश की जनता को भरोसा है और इस प्रकार के आरोप लगाने का मुझे आश्चर्य लग रहा है कि संजय राउत जी एक तरह से वो शिवसेना के बैकग्राउंड के हैं, यह तुष्टीकरण करने वाली राजनीति के
भाषा को कैसे बोलने लगे। अरे वो यूपी की पुलिस ने अपनी जान को दांव पर लगा करके इन अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया है। अगर ये आत्मसमर्पण करते तो जेल में होते और कोर्ट के कटघरे में प्रभावी पैरवी करके स्पेशल जो इसकी सुनवाई करवा करके और इनको सजा दिलाने का काम, ये फांसी के फंदे में तो वैसे पहुंचते। पुलिस भी जानती है, जनता भी जानती है, अधिवक्ता भी जानते हैं और आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आप भी जानते हो। जिनके खिलाफ ठोस पैरवी हो जाएगी वह कोर्ट से भी सजा पाएंगे। फांसी के फंदे पर भी देश में लटकाया जाता है, केवल आजीवन कारावास नहीं होता है। तो इस प्रकार की बातों का कोई औचित्य नहीं है। अगर पुलिस के ऊपर गोली चल रही तो पुलिस को बचाव में गोली चलाने का अधिकार है, इसलिए उनको शस्त्र दिए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा करना हो तो आज एक भी अपराधी किसी जेल में बंद ही नहीं होता। जो अपराधी होता पुलिस उनको बाहर ही पकड़ के मार देती जी। लेकिन ऐसा नहीं एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। जो बच्चे हैं कोर्ट में जाएं, आत्मसमर्पण करें। जी, एक और सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 100 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी चिन्हित किए गए हैं जिनकी इंटीग्रिटी सवालों के और संदेह के घेरे में है और अतीक के मामले में वो कहीं ना कहीं मुलव्विस पाए गए हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या सोच रही है सरकार, और क्या ये इतने ही हैं या अभी आइडेंटिफाई करने का सिलसिला शुरू ही हुआ है? देखिए, जब जांच हो रही है पूरी ईमानदारी के साथ, तो उस जांच में से जो भी तथ्य निकल के आएंगे, जो भी लोग निकल करके आएंगे जो इस प्रकार के अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते रहे हैं, उन सबका पता लगाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। जो जांच चल रही है वो जांच होने दीजिए और आगे देखिए उस पर क्या कार्रवाई होती है। सरकार की मंशा बहुत साफ है। हम किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में अब अपराध नहीं होने देना चाहते। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं को नहीं बढ़ने देना चाहते, दंगे नहीं होने देना चाहते, माफियागिरी नहीं बढ़ाने देना चाहते। यहाँ सब समाप्त करके विकास के रास्ते पर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद केशव प्रसाद मौर्य जी। बाधा होगी उसको हटाएंगे और आपका धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे साथ, अपने मसरूफ वक्त में से वक्त निकालकर आपने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया। केशव प्रसाद मौर्य, डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो फोर्स का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। वो पुलिस वाले जिन्होंने जान हथेली पर लेकर ऐसे दुर्दांत अपराधियों को उनके हश्र तक, अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने उनकी गोलियों के सामने जाकर उनको पहले समर्पण करने के लिए कहा और फिर रिटेलिएटरी फायर में वो लोग आखिरकार मारे गए हैं। ये ख्याल किए बगैर कि मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो काउंटर प्रोडक्टिव हैं। यहां एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, हाजिर होंगे।